नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दलित एट्रोसिटी एक्ट को भारतीय समाज में एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। इसका मुख्य ध्येय समाज के सबसे वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों को सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न तथा जातिगत हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना था। यह कानून एक ऐसी ढाल के रूप में गढ़ा गया था जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक शोषण से शोषितों को मुक्ति दिला सके। परंतु समय के बदलते चक्र के साथ आज सार्वजनिक विमर्श में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या यह सुरक्षा कवच अब दुरुपयोग का एक नया हथियार बनता जा रहा है। जिस कानून का निर्माण शोषण को रोकने और न्याय स्थापित करने के लिए किया गया था, अब उसी कानून का इस्तेमाल कई मामलों में दूसरों को प्रताड़ित करने, राजनीतिक प्रतिशोध साधने और वैचारिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जाने लगा है। हाल ही में न्यायालय में हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई ने इस गंभीर और संवेदनशील विषय को एक बार फिर देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला हाल के दिनों में चर्चा में आए आरक्षण हटाओ आंदोलन और उससे जुड़े प्रमुख चेहरे अजीत भारती से संबंधित है। अजीत भारती सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो सवर्ण समाज के हितों, आरक्षण की समीक्षा और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। विवाद की शुरुआत एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हुई। लाइव सत्र के दौरान सिंगडेन नाम के एक अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट से अजीत भारती को उकसाने के उद्देश्य से अत्यंत अमर्यादित, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। टिप्पणी में कहा गया कि वे अपनी बहन की शादी दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण से करा दे। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार और बहन को लेकर की गई ऐसी अवांछित टिप्पणी स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा करने वाली थी। इस अभद्रता का विरोध किया जाना पूरी तरह से स्वाभाविक और जायज था, लेकिन विरोध व्यक्त करने के तरीकों में अजीत भारती से चूक हो गई। क्रोध और उत्तेजना के क्षणों में अजीत भारती ने भी उसी भाषा और शैली का सहारा लिया जिसका इस्तेमाल सामने वाले ने किया था। उन्होंने न केवल उसी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप और भी अधिक तीखे एवं खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अभिव्यक्ति और भाषा के मर्यादा के दृष्टिकोण से अजीत भारती द्वारा उपयोग किए गए उन शब्दों का किसी भी सभ्य समाज में समर्थन नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक जीवन में संवाद का स्तर सदैव गरिमापूर्ण होना चाहिए। हालांकि घटना के मूल कारण पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। यदि किसी ने लाइव प्लेटफॉर्म पर आकर पहले गाली गलौज और उकसावे की राजनीति की है, तो उस टिप्पणी का जवाब शब्दों में ही दिया जाना चाहिए था। अगर आपने पहले अपशब्द कहे हैं, तो आपको अपशब्द सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना को संवाद या शब्दों की लड़ाई तक सीमित रखने के बजाय एक सोची समझी रणनीति के तहत कानूनी कार्रवाई का रूप दे दिया गया है। सामने वाले पक्ष ने मामले को सामान्य विवाद मानने के बजाय किसी सख्त कानून का हवाला देकर अजीत भारती को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली। मामला पुलिस तक पहुंचा और अजीत भारती के खिलाफ तुरंत SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी FIR दर्ज कर ली गई। SC/ST एक्ट की संरचना ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि इसमें आरोप लगते ही गैर जमानती धाराएं जुड़ जाती है, और यदि मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो तो पुलिस को अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। यदि जांच अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है, तो बिना किसी गहन प्रारंभिक जांच के आरोपी को सलाखों के पीछे धकेला जा सकता है। आरोप है कि अजीत भारती के खिलाफ इस एक्ट का प्रयोग न्याय पाने की नीयत से नहीं, बल्कि एक खास डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अजीत भारती को जेल भेजकर सवर्ण आंदोलन और आरक्षण समीक्षा की मांग से जुड़े अन्य तमाम कार्यकर्ताओं, विचारकों और नेताओं को यह कड़ा संदेश देना था कि वे भविष्य में ऐसे संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलना बंद कर दे। यह प्रयास केवल आरक्षण हटाओ या समीक्षा की बहस को दबाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे सीधे तौर पे दलित बनाम सवर्ण के टकराव के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। सार्वजनिक मंचों पे चंद्रशेखर आजाद, रावण या अन्य दलित एक्टिविस्ट
जब सवर्णों, व्यवस्था या विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ तीखी, आक्रामक या अमर्यादित बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ कानून उतनी तत्परता से काम नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि तथाकथित दलित एक्टिविस्टों और उनके समर्थकों के पास कुछ भी कहने की पूरी आजादी है, जबकि उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को तुरंत जातिवादी करार दे दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गहरा राजनीतिक और सामाजिक नैरेटिव काम कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक एक ऐसा विंग सक्रिय है जो खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर और जातिवाद का विरोधी घोषित करता है। यह वर्ग जय भीम जय मीम के नारे के तहत मुस्लिम और दलित समीकरणों स्थापित करने की पुरजोर कोशिश में लगा रहता है। इस नैरेटिव को गढ़ने में कुछ राजनीतिक दल तो शामिल हैं ही, साथ ही उनका एक ऐसा बैकअप प्लान भी काम करता है जो सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के बैनर तले सामने नहीं आता। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाले लोग और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले बुद्धिजीवी शामिल है। यह पूरा तंत्र इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है जिससे यह संदेश जाए कि केवल उन्हीं पार्टियों का समर्थन किया जाना चाहिए जो सेक्युलरिज्म की बात करती है, और सेक्युलरिज्म की आड़ में अक्सर हिंदुओं को जातियों के आधार पर आपस में बांटने का काम किया जाता है। ये तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के भीतर भी सैकड़ों जातियां और वर्ग मौजूद है। वहां भी शेख, पठान और खान जैसे उच्च समझे जाने वाले वर्ग अंसारी, कसाई या गुजरा समुदाय में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते। उनके बीच भी छुआछूत और सामाजिक दूरी की गहरी जड़ें मौजूद है। जहां शेखों की बस्तियों से दूर अंसारियों के मोहल्ले होते हैं, लेकिन इस कड़वी सच्चाई पर कभी कोई बहस नहीं होती क्योंकि इनका मुख्य ध्यान हिंदुओं को जातियों में तोड़कर अपना वोट बैंक सुरक्षित करना और अपनी दुकानें चलाते रहना है। इसी एजेंडे के तहत जब अजित भारती जैसे उभरते हुए युवा नेता और कार्यकर्ता सामने आते हैं जो सवर्ण समाज के अधिकारों, आरक्षण के रिव्यू, वन टाइम रिजर्वेशन और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण जैसे सुधारों की बात करते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए SC/ST एक्ट जैसी सख्त धाराओं का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक स्तर पर चाहे सरकार में बैठी पार्टियां हो या विपक्ष में, वे अक्सर वोट बैंक के दबाव में आ जाती है। लोकतंत्र में संख्या बल ही सत्ता का मुख्य आधार होता है, इसलिए राजनीतिक दल अक्सर ऐसे आंदोलनों के सामने झुक जाते हैं या उनका समर्थन करने से कतराते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ केवल विधायिका और कार्यपालिका ही नहीं बल्कि न्यायपालिका के रूप में एक मजबूत और निष्पक्ष स्तंभ भी मौजूद है। जब यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा तो राजनीतिक हथकंडे और थोथे तर्क अदालत के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। पटियाला हाउस कोर्ट में अजित भारती की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। इस मामले की सुनवाई जज सौरभ प्रताप सिंह कर रहे थे। अजित भारती की ओर से एडवोकेट जय आनंद और एडवोकेट पीयूष ने अदालत के समक्ष बेहद प्रभावी और तकनीकी दलीलें पेश की। वकीलों ने कोर्ट का ध्यान शिकायतकर्ता राम बालक बौद्ध के दावे और FIR की मूल कमियों की ओर आकर्षित किया। शिकायतकर्ता राम बालक बौद्ध ने आरोप लगाया था कि अजित भारती ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जातिगत टिप्पणियां की है। इस पे बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आधुनिक दलित आंदोलन में बाबा साहेब अम्बेडकर के उस विचार को आधार बनाया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि दलित समुदाय में जन्म लिया है तो सामाजिक असमानता से बाहर निकलने का एक रास्ता धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपनाना है। दलील यह दी गई कि यदि किसी व्यक्ति ने उस वर्ग से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया है तो वह कानूनी और व्यवहारिक रूप से दलित श्रेणी के तहत FIR दर्ज कराने का अधिकारी कैसे रह जाता है। इसके अलावा अदालत को यह भी समझाया गया कि जिस सिंगडेन नाम के सोशल मीडिया अकाउंट की टिप्पणी से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उस अकाउंट को चलाने वाला व्यक्ति की वास्तविक पहचान और जाति का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने यह जांच ही नहीं की कि वह व्यक्ति सवर्ण था या दलित। बिना यह जाने कि टिप्पणी करने वाला व्यक्ति दलित समाज से था या नहीं, यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि अजित भारती ने दलितों को निशाना बनाकर जातिगत टिप्पणी की थी। अजित भारती ने अपनी वीडियो में चंद्रशेखर आजाद रावण के हाव भाव, उनकी मूंछ, उनके व्यवहार और उनके राजनीतिक तरीकों पर टिप्पणी की थी।
जो कि एक राजनीतिक विरोधी पर की गई टिप्पणी थी, न कि किसी जाति पर। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयानों में भी कोई जातिगत सूचक या अपमानजनक शब्द नहीं था। अजित भारती ने केवल इतिहास के उन तथ्यों का उल्लेख किया था कि डॉक्टर अंबेडकर को विदेश पढ़ने भेजने वाले और उनकी शिक्षा में योगदान देने वाले राजपूत और ब्राह्मण बड़ौदा एवं कोल्हापुर के राजा थे और उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया था। बचाव पक्ष का कहना था कि इतिहास के तथ्यों पर बात करना या किसी ऐतिहासिक राजनीतिक व्यक्ति के विचारों से असहमति जताना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। ना तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से अपने आप यह एक्ट लागू हो जाता है और न ही चंद्रशेखर रावण पर टिप्पणी करने से। मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं को समझते हुए जज सौरभ प्रताप सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाए और जांच अधिकारी IO को तुरंत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41A के तहत बिना उचित नोटिस दिए और बिना ठोस कारण बताए किसी भी व्यक्ति की सीधी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि आरोपी को कोई नोटिस भेजा जाता है तो उसकी एक प्रति अदालत के समक्ष भी पेश की जानी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता भी है या नहीं। यदि मामले में कोई दम नहीं पाया गया या सिद्ध हो गया कि केस केवल दुर्भावना से दर्ज कराया गया है, तो ऐसी FIR को खारिज कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट का यह रुख अजित भारती और आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहली जीत माना जा रहा है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि SC/ST एक्ट का आंख मूंद कर दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम से उन ताकतों को बड़ा झटका लगा है जो इस एक्ट का भय दिखाकर आरक्षण में सुधार, मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को बाहर करने और पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठा रहे संपन्न परिवारों को इस दायरे से बाहर निकालने की मांगों को दबाना चाहती थी। इस मामले का एक और बड़ा और दूरगामी परिणाम यह निकला कि अब इस आंदोलन का स्वरूप केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। जिस तरह अतीत में विभिन्न राजनीतिक एवं वैचारिक आंदोलनों को कानूनी बैकअप देने के लिए बड़े बड़े वकीलों के समूह खड़े किए जाते थे, ठीक उसी तर्ज पर अब सवर्ण समाज और आरक्षण समीक्षा के समर्थकों के लिए भी देश भर के सवर्ण वकीलों का एक संगठित ढांचा तैयार किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों और उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ एवं प्रखर वकील अब इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यदि किसी भी राज्य में किसी युवा कार्यकर्ता या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर SC/ST एक्ट या अन्य कठोर कानूनों का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, तो ये वकीलों की टीम अदालत के अंदर उनकी मजबूती से पैरवी करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट की यह सुनवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब वैचारिक और सामाजिक लड़ाई केवल सड़कों या सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि देश की अदालतों में भी पूरी कानूनी तैयारी और तथ्यों के साथ लड़ी जाएगी और कानूनों के वेजा इस्तेमाल का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।